सो हेलो व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आ गया हूं आपकी पीवाईक्यू की जो मैं सीरीज करा रहा हूं मेरे सारे ही फैमिली मेंबर्स यानी हमारे एचओएफ फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके लिए। तो उसका ये सेकंड पार्ट है। ये है 2021 का जो पीवाईक्यू था गाइज, मजाक से हटके 2021 वाला जो ये पीवाईक्यू है ना, अगर ये किसी ने पूरा बना लिया मैं मान जाऊंगा, बिकॉज इससे टफ पेपर जामिया का कभी नहीं आया था। बिकॉज मैंने खुद जो 2023 का पेपर दिया, जो मैंने 2023 वाला, वो भी टफ था बट वो इतना नहीं था क्योंकि कट ऑफ हमारी भी कम गई थी, 53 ही गई थी कट ऑफ, काफी गिर गई थी कट ऑफ क्योंकि एग्जाम टफ आया था। बट आई विल स्टिल से कि उससे भी ज्यादा टफ था 2021 वाला, बिकॉज इसमें क्वेश्चन काफी जेन्युइनली ट्रिकी हैं और इंग्लिश या फिर रीजनिंग सब कुछ इसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफर साइड पे ज्यादा है। तो इसको बहुत ध्यान से करना। जो इस लेवल को 2021 वाले के लेवल को जो बंदा पार कर लेगा उसके लिए मुझे लगता है कि अब कुछ टफ होने वाला है। ठीक है, तो जो भी बच्चे जिन लोगों ने लास्ट में वीडियो देख ली है, जिन्हें समझ में आया, तो मुझे कमेंट में बताना कि हाँ भैया पीवाईक्यू समझ में आ रहे हैं, अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। प्लस आप सब दोस्तों को, जो भी आपके दोस्त हैं जो जामिया जाना चाहते हैं, उन सबको बोलना कि जी हाँ मेंबरशिप ले ले, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करें। प्लस सीवीटी वाले जिन्हें जनरल टेस्ट देना है उनके लिए भी रामबाण है, बिकॉज इससे टफ सीवीटी में नहीं आता, उनके लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपको मैंने दिखाया पहले भी क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करें, चलिए। Which of the following is inconsistent compared with other? Inconsistent मतलब एक तरह से odd one out ढूंढ के दिखाओ। तो इग्नोर का ओवरलुक, ये वैसे तो सिनोनिम होगा ना, इग्नोर और ओवरलुक दोनों एक ही बात होती है कि देख के अनदेखा करना टाइप। कंडेंस का एक्सपैंड, ये एंटोनिम है। अच्छा ये उल्टे हो गए। कॉर्डाइल का हॉस्टाइल, ये भी एंटोनिम है। किंडल का एक्सटिंग्विश, ये भी एंटोनिम है। ये आपका ये सिनोनिम है, इसलिए ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। ए इसका पहले का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिलेंट का अलर्ट। अब देखो ये तो सिनोनिम है ना, ये तो सिनोनिम हो गया विजिलेंट का अलर्ट। तो वायबल का क्या सिनोनिम होगा? फीजिबल, यानी सी। थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश की नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप जामिया एंट्रेंस में ये 20 नंबर पकड़ पाएंगे। आई वांट प्रकाश एंड शी टू बी द हाउस कैप्टन फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर्स, है ना। आई वांट प्रकाश एंड शी टू बी द हाउस कैप्टन, इसका आंसर होगा आई वांट प्रकाश एंड हर टू बी द हाउस कैप्टन फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, यानी इसका आंसर रहेगा आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं। अब इट इज ऑफन बेटर टू ट्राई रिपेयरिंग एन ओल्ड व्हीकल दैन टू जंक इट, इसको भी आपको चेंज करना है। किस में चेंज करोगे? टू ट्राई रिपेयरिंग एन ओल्ड व्हीकल दैन टू जंक इट, टू रिपेयर ओल्ड व्हीकल दैन टू हैव इट जंक्ड, या टू ट्राई रिपेयरिंग, इसका आंसर आपका रहना चाहिए टू ट्राई टू रिपेयर एन ओल्ड व्हीकल दैन टू जंक इट, यानी इसका आंसर रहेगा डी। बहुत ही रिसर्च करके मैंने आंसर्स निकाले, कुछ अगर आपको गलत लग रहा है तो डाउट पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। द टीचर मस्ट डैश द यूनिक स्टाइल ऑफ अ लर्नर इन ऑर्डर टू डैश इट टू द डिजायर्ड नॉलेज। अच्छा एकदम ध्यान से बच्चों, लगभग सारे वर्ड आपको बैठते हुए नजर आएंगे, पर आपको बेस्ट देखना है। बेस्ट इसमें क्या रहेगा? एप्रिशिएट। क्यों भैया? टीचर मस्ट एप्रिशिएट द यूनिक स्टाइल ऑफ अ लर्नर। बट टीचर का काम क्या है? एप्रिशिएट करो लर्नर के स्टाइल को, इन ऑर्डर टू फोकस इट टू द डिजायर्ड नॉलेज। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A good management will decide not only the dash for the equipment but also its dash for its deciding priorities. इसमें आपका आंसर रहेगा need and urgency, यानी not only the need for equipment but also its urgency for deciding priorities. आपका करेक्ट आंसर इसमें रहेगा बच्चों A. नेक्स्ट क्वेश्चन। I dash working all afternoon and have just finished the assignment. ये तो बिल्कुल सिंपल है। वर्किंग मैंने बोला था जो भी काम हो रहा हो उसमें हैव बीन आ जाता है। आई हैव बीन वर्किंग, यानी ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सीक्वेंस, इसके लिए करेक्ट सीक्वेंस चुनना है। एक मिनट, करेक्ट सीक्वेंस नहीं, करेक्ट सेंटेंस। सॉरी भाई, मेरे को सीक्वेंस कहां है इसमें? करेक्ट सेंटेंस चुनना है। किड्स हेल्थ डिपेंड ऑन ईटिंग इनफ वेजिटेबल्स। अच्छा, इफ द वेदर विल बी बैड वी विल नॉट गो टू द मॉल। अच्छा, आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock. ओके, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपका जो करेक्ट सेंटेंस बैठेगा वो सिर्फ ये बैठेगा, बाकी सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? एकदम करेक्ट, जो एकदम सही जो लग रहा हो। देखो सारे अगर आपको सही लग रहा है तो उसमें एकदम सही ढूंढो। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एकदम करेक्ट है, तो ये करेक्ट सेंटेंस हो गया। बाकी सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई हैव वोकन अप, आई डिडंट पे माय इलेक्ट्रिसिटी बिल येट, She cycled to Ben's house last night. Okay, ये ठीक लग रहा है। We were playing games in the park in the summer. C इसका आंसर है। बाकी सब में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, मैंने हल्का हल्का आपको हिंट भी किया। चूज द करेक्ट सेंटेंस। Me and Ben went to the market yesterday. Let's keep this between you and I.
No. If you are focused, most people will be able to achieve their dreams. If you are focused, achieve their dreams. No. We wanted to learn swimming from a coach, but we found out that we can learn online. So 10th का मुझे लग रहा है, जी हाँ लग क्या रहा है, इसका सही आंसर होगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सीक्वेंस. सीक्वेंस किसका सही रहेगा बच्चों, अब देख लेते हैं सीक्वेंस क्या है. होल्डिंग द एडिशनल चार्ज ऑफ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री विद द कॉमर्स मिनिस्ट्री डाइवर्टेड टू एनकरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल्स, इट इज लाइकली दैट मोर फंड्स विल बी. अच्छा देखते हैं क्या सीक्वेंस है. सेंटेंस किससे स्टार्ट हो सकता है, अगर मैं देखूं, अगर मान लो मैं इससे स्टार्ट करूं सेकेंड वाले से, तो क्या हो जाएगा, विद द कॉमर्स मिनिस्ट्री होल्डिंग द एडिशनल चार्ज ऑफ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, it is likely that more funds will be diverted to encourage export of labor intensive textiles. तो आपका हो जाएगा 2143. ए इज द करेक्ट आंसर. अरेंज करना है बेसिकली, सेंटेंस में बैठाना, ये टफ क्वेश्चंस नहीं है. अभी आएंगे भैया, बोलोगे भैया 21 का तो इजी लग रहा है, अभी आएंगे, हिला देंगे तुम्हें बिल्कुल. विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सीक्वेंस, सबसे सही सीक्वेंस इसके लिए क्या रहेगा. If on short-term returns you assess your advisor, he will use riskier products which could result in losses to generate them. करते हैं ऐसे, हाँ देखो इसका क्या हो जाएगा. पहले अगर हम किसको लेके चले, मान लो अगर हम लेके चले इफ से शुरू करके देखें, इफ से शुरू करके देखते हैं कि सारे ऑप्शन 1 से स्टार्ट है ना. इफ से स्टार्ट करते हैं. इफ यू एसेस योर एडवाइजर ऑन शॉर्ट टर्म रिटर्न्स, ठीक है ये ठीक लग रहा है, 132 है ना. He will use riskier products to generate them, which could result in losses. यानी आपका 1, 3, 2, 4, 6, 20 का आंसर रहेगा. 12th का आंसर आपका रहेगा बी. बाकी आप लोग करके देखना, नहीं समझ में आएगा मैं बताऊंगा. बाकी इंग्लिश में तो सिर्फ आपको मैं गाइड ही कर सकता हूँ. विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सीक्वेंस, जिसको डिटेल में इंग्लिश पढ़नी हो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओ चैनल के, वहां पर इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन चल रही है, पूरी की पूरी प्रिपरेशन चली हुई है. विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सीक्वेंस इफ बैंकर्स हैव फास्ट अ मेन वर्क इन प्रोग्रेस रिमेन्स रिकवरी रेट विल बी दिस. तो 13 का आंसर क्या रहेगा आपका, मैंने आज का पहले निकाला था, सी रहेगा. आप चेक करना कैसे, 1435 दिखाता हूं कैसे. इफ बैंकर्स हैव मूव फास्ट एंड प्रिजर्व द एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ डिफॉल्टिंग कंपनीज, है ना, रिकवरी रेट विल इंप्रूव इवन एज द न्यू इंसॉल्वेंसी लॉ मच लाइक द जीएसटी रिमेन्स अ वर्क इन प्रोग्रेस. इसका आंसर रहेगा सी. तो 13 का आंसर क्या रहेगा आपका, सी. बाकी आप चेक करना, इंग्लिश में आपको अरेंज करके दे रहा हूं, मीनिंगफुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है आप खुद बताओगे. बाकी यही इसके सही आंसर है. थोड़ा सा इसको करते हैं बड़ा, इधर आ जाओ भैया तुम. हाँ इसमें अरेंज करना है. 14 वाले का सही आंसर रहेगा ए. आप इसको चेक कर सकते हो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5. If it shows while the stress in the banking system is likely to increase, the latest financial stability report of the RBI will be far lower than the earlier estimates and banks will be in position to lend. ये 1, 2, 3, 4, 5 लगा ही हुआ है सीरीज के हिसाब से, है ना. 14 का ए रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, the ship dash before we got there. यहाँ पर इस पेपर में ना कुछ मिसप्रिंट्स भी हैं, आगे भी आएंगे, डैश आएगा. The ship dash before we got there. तो इसका आंसर रहेगा the ship had sink, had sank, had sunk या sank. The ship had sank होना चाहिए ना 50, या had sunk होगा, sank नहीं होता. The ship had sunk before we got there. Sank is not the right word. 15 का आपका आंसर रहेगा C. Next question. Which of the following is correct? The school board discussed about expelling the student. She requested my assistant on her assignment. We demanded for his appearance in court last week. तो इसमें कौन कौन से करेक्ट सेंटेंसेस है या फिर करेक्ट क्या है इसमें, तो इसमें करेक्ट है आपका she requested my assistant on her assignment. 1 मिनट, 16th का ये आंसर रहेगा. हाँ, वी डिमांडेड फॉर हिज अपीयरेंस इन द कोर्ट लास्ट वीक. 2 और 3 चाहिए. द स्कूल बोर्ड डिस्कस्ड अबाउट एक्सप्लेनिंग द स्टूडेंट, ये गलत लग रहा है. तो टी 2 और 3 डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा 16 का, है ना. इसको एक बार मैं चेक करूंगा, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है सेकंड वाले में. वी रिक्वेस्टेड माय असाइनमेंट ऑन हर असिस्टेंट, शी रिक्वेस्टेड असिस्टेंस ऑन हर असाइनमेंट. अच्छा ऑन का इन भी हो सकता है क्या, एक थोड़ा सा डाउट है, बट इसका आंसर वैसे डी ही है, जहां मैंने बहुत बार रिसर्च किया और थोड़ा सा चेक करूंगा, निहाय से चेक करूंगा इंग्लिश का. बाकी देखते हैं, बाकी तो सब कुछ सही है. बाकी इसका आंसर डी ही है वैसे. Which of the following is correct? 17 का आंसर क्या है, I hardly don't know anyone in the church. Albert Einstein is called as genius. The lady confidently spoke to the tough guy. इसमें क्या क्या सही है क्या क्या गलत है, इसका आंसर आपका है Albert Einstein is called as genius गलत है. I hardly don't know anyone in the church. The lady confidently spoke to the tough guy. I don't think कुछ भी सही है. 17 का डी, हाँ डी इज द करेक्ट आंसर, चेक किया मैंने. 17 का डी है. इट्स नन ऑफ दीज इज करेक्ट. Which of the following is not correct? क्या करेक्ट नहीं है, अगर आप इन चारों को पढ़ोगे बच्चों तो सब सही है. बस यू हैड बेटर वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट बिकम पुअर. इसलिए मैंने बाकी पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं किया, बिकॉज सी इज नॉट करेक्ट, क्लियरली विजिबल. ही आस्क्ड मी वेदर either of the applicants
इज सुटेबल, वॉज सुटेबल, आर सुटेबल या वर सुटेबल? Either of the students was suitable. Which of the following is are correct? Much pains has been taken. The means employed by you is sufficient. Many a man has done so. इसका आंसर रहेगा B2 only. यानी सिर्फ यही सही है. The means employed by you is sufficient. खाली ये सही है. ठीक है, नेक्स्ट. अब यहां से बच्चों क्वेश्चन की औकात एकदम बदलने वाली है. सब लोग एनर्जी में आ जाओ, जाग जाओ एकदम, बिकॉज यहां तक 20 क्वेश्चन तक पेपर उतना ट्रिकी था, टफ नहीं था. अब पेपर में थोड़ी सी टफनेस आई. अगर आपको ये करना नहीं आता होगा तो अब मैं जो तरीके से कर रहा हूं वो सीखना, मत बोलना वैसे करने का और तरीका भी है, उससे नहीं करेंगे, हम इजीएस्ट वे से करेंगे. तो क्या लिखा है? इफ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो आदमी है ना वो इस स्पीड से चला है, ओरिजिनली इससे चला है, बट कह रहा है अगर वो इससे चलता तो ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर. मतलब अगर वो अपनी स्पीड को इतना बढ़ाता तो 20 किलोमीटर ज्यादा चल लेता. ये लिखा है द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ह्यूमंस. मतलब पूछ रहे हैं जब वो इस स्पीड से चल रहा था तो एक्चुअली उसने कितना ट्रैवल किया. बच्चों एक बात देखो, 10 से 14 करने के लिए कह रहे हैं, स्पीड कितना बढ़ाने के लिए कह रहे हैं? 4 किलोमीटर पर आवर. कह रहे हैं अगर 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दो तो 20 किलोमीटर ज्यादा चलोगे. मतलब 4 किलोमीटर ज्यादा बढ़ाने से 20 किलोमीटर ज्यादा चल रहे हैं. इसको इससे डिवाइड दो, मतलब अगर 1 किलोमीटर पर आवर की बात की जाए उसको अगर हम बढ़ाते तो 5 बढ़ता, क्योंकि 4 5 20 होता है. समझ रहे? यूनिट के हिसाब से मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूं आपको. एक मिनट में इसे रेस करके क्लियरली दिखाता हूं आपको कि मैंने क्या बोली. ये बात अगर जो बंदा ये बात समझ गया उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है, हद से ज्यादा मक्खन क्वेश्चन हो जाएगा. बताता हूं कैसे. क्या बोला इनने कि अगर स्पीड को 4 किलोमीटर से बढ़ा दो तो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल जाओगे. मतलब हर एक किलोमीटर के बढ़ने से 5 किलोमीटर का फर्क पड़ रहा है. हर एक किलोमीटर की स्पीड बढ़ाने से 5 किलोमीटर फर्क पड़ता है, तो 4 बढ़ाने से 20 बढ़ जा रहा है. समझ गए? मतलब 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का फर्क है 5 किलोमीटर. यानी यूनिट का क्या वैल्यू आई? 1 यूनिट का 5 किलोमीटर वैल्यू आई. बंदा पहले 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 10 × 5, यानी पहले उसने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया है. ये बात सब लोग समझ गए? क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यूनिट से खत्म करो. ज्यादा सॉल्व के चक्कर में बच्चों मत पढ़ना, मेरी बात मानो. एकदम मेथड से करने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस अपॉन टाइम वगैरह करने की जरूरत नहीं है. बात को सीधा पकड़ो. क्या बोला? अगर 4 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड बढ़ाने से सीधा 20 किलोमीटर बढ़ जा रहा है तो मतलब 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ाऊंगा तो कितना बढ़ेगा? 5 किलोमीटर बढ़ेगा. और हम पहले 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहे थे, तो इसको 10 से इंटू कर दो तो 10 किलोमीटर पर आवर से कितना होगा? 50 किलोमीटर का फर्क होगा. मतलब ये पहले 50 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, अब ये चाहे तो 70 कर पाएगा. ये देखो फिर से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जगह ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा आपका वो है. यहां लिखता हूं मैं. देखो क्या बोल रहा है. इसने बोला ए कैन ट्रैवल, अ ट्रेन कैन ट्रैवल 50% फास्टर देन अ कार. मतलब अगर कार की स्पीड x है तो ट्रेन की होगी x प्लस 50% ऑफ x, दैट इज 3x/2. ये होता है. आप सॉल्व करके देखना किसी से सॉल्व करोगे, x प्लस 50% ऑफ x. जब इसको सॉल्व करोगे तो ट्रेन की स्पीड आएगी ये, है ना. ये कार की स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है. ये कार की स्पीड है, ये ट्रेन की स्पीड है. ठीक है, लिख दिया. अब बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एट द सेम टाइम. दोनों ने सेम जगह से शुरू किया और पॉइंट बी तक पहुंच गए ए से चल के. 75 किलोमीटर दूर था. मतलब डिस्टेंस दोनों ने सेम ट्रैवल किया. मतलब कार के लिए भी डिस्टेंस 75 है और ट्रेन के लिए डिस्टेंस 75. मतलब स्पीड मिल गई, डिस्टेंस मिल गया. ठीक है. अब ऑन द वे हाउएवर द ट्रेन लॉस्ट 12 मिनट 12.5 मिनट व्हाइल स्टॉपिंग एट द स्टेशन. अब देखो जबकि ट्रेन की स्पीड देखो ट्रेन की स्पीड तेज थी तो अगर सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल करना ट्रेन को पहले पहुंच जाना चाहिए था. लेकिन हुआ क्या? ट्रेन रास्ते में रुक रुक के चल रही थी, इसलिए वो जब वो पहुंची तो कार भी पहुंची गई, तो साथ में पहुंचे. आपको निकालना है कि स्पीड ऑफ द कार क्या थी. अब देखो बच्चों एक चीज मैं आपको यहां लिख के दिखाता हूं कि टाइम की वो फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना. अब अगर मैं कार के टाइम की बात करूं, T1 ले लूं, उसका क्या आएगा? डिस्टेंस वही पर स्पीड इसकी ये थी. ठीक है. T2 क्या आएगा? ट्रेन की अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस वही लेकिन स्पीड क्या होगी? 3x/2. ठीक है. दोनों का टाइम निकल गया. टाइम क्यों निकाल रहे हो भैया? रिलेशन टाइम में दिया ना कि दोनों सेम टाइम पे पहुंचे, लेकिन 12.5 मिनट ट्रेन ने एक्स्ट्रा वेस्ट किया अपना. तो अब कर लेते हैं इसको बराबर. कैसे करोगे भैया? आप दिखाओ जरा. अगर मैं लिखूं इसको, कार का टाइम बराबर है किस चीज के? ट्रेन ने जो टाइम लिया प्लस ट्रेन जो 12.5 मिनट रुकी. ये दोनों मिलाकर जो टाइम लगा रही है ट्रेन, मतलब वो रुकने का भी टाइम लगा ली और चलने का भी टाइम लगा ली, तब भी वो उतनी टाइम में पहुंची जितने में कार बिना रुके चल रही थी. तो ये बात सही लिखी है मैंने कि कार का टाइम किसके बराबर है? ट्रेन के टाइम प्लस ट्रेन के रुकने का टाइम को लिख दिया. ये बात हमने लिख दिया. अब जरा इसको मैं सॉल्व कर देता हूं. तो क्या हो जाएगा? ये 75/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 50/x. ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल कट जाएगा. ठीक है. प्लस 12.5 मिनट. बट ये 12.5 मिनट है बच्चों, तो ध्यान रखना. इसे कैसे करो करते हैं? आर में 60 से डिवाइड दे देते हैं, है ना. और ये हटाओ, एक और जीरो आ जाएगा. ये समझ में आया. इसको इस तरफ भेजो. क्या होगा? 75x माइनस 50x हो जाएगा 25/x इज इक्वल्स टू क्या? 125/600. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी?
25 इंटू 600 अपॉन 125। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे बच्चों तो आपका आएगा 120, यानी स्पीड ऑफ द कार क्या है 120 किलोमीटर पर आवर। समझ गए क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन थे लास्ट ईयर के पेपर में, यही मैं कह रहा था ना 2021 वाले में कि दम है लेकिन आसान तरीके भी है। ठीक आ रही है, सॉरी, चलो हाँ समझ गए 120 किलोमीटर कैसे आया कि मैं दोनों के टाइम को रिलेट किया कि दोनों ने टाइम तो सेम लिया लेकिन कार लगातार चल रही थी बिना रुके, पर ट्रेन ने चलने वाला भी हिसाब लगाया प्लस वो 12 मिनट रुकी भी थी, दोनों का टाइम जोड़ दो आपका निकल के आ जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन स्टोर द प्रॉफिट इज 320% ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, अगर मान लो कॉस्ट 100 रुपए थी तो प्रॉफिट कितना हो गया 320 रुपए, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा 420 रुपए। टोटल मैंने अभी निकाल लिया, इन्हें बोला भी नहीं, मैंने निकाल लिया कि 100 रुपए का मान लो सामान है, 320% का उस पर प्रॉफिट हुआ तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या आएगा, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दो, सेलिंग प्राइस आ गया 420 रुपए। ठीक है, इफ द कॉस्ट इंक्रीज बाय 25%, यानी इसको बढ़ाकर 125 अगर मैं कर दूं, है ना, अगर मैं इसको बढ़ा के 125 कर दूं, द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ये जो है ये 420 ही रहेगा। ठीक है, ये जो 420 ही रहेगा। बताओ क्या परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। अब इस केस में जो प्रॉफिट है आपका, वो सेलिंग प्राइस का क्या परसेंटेज है, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हैं ना, प्रॉफिट हमें नहीं पता है अभी, है ना, तब निकलता है सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट की वैल्यू क्या आएगी 420 माइनस 125, 295। ये आपका प्रॉफिट आ गया। पूछ रहे प्रॉफिट जो सेलिंग प्राइस का क्या परसेंटेज है, कैसे निकालते हैं, किसके बारे थ्रू निकालना है, सेलिंग प्राइस के थ्रू। किसको निकालना है, प्रॉफिट को निकालना है, परसेंटेज निकालनी है। इससे पता चल गया कि जो आपका प्रॉफिट है और सेलिंग प्राइस का क्या परसेंटेज निकल जाएगा। इसको इससे काटोगे, ठीक है भैया, ये आएगा कट के 221 जा 2 5 जा 10, 3 7 जा 3, ये कटेगा किससे 295 आएगा ना इसे माइनस करके। हाँ 295 जो प्रॉफिट है आपका, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस एक्स, अगर मैं इसे x% लूंगा, x% ऑफ द सेलिंग प्राइस इज प्रॉफिट। अगर मैं लेता हूँ तो क्या हो जाएगा x/100 इंटू 420 इज इक्वल्स टू 295। हाँ सही है, हाँ मतलब इसको चलो ठीक है, ये तो मैं चेक कर रहा था कि क्या मैंने सही किया कि नहीं किया। ठीक है, ये तो हमने सही किया, मतलब ये सही निकाला है हमने, अब तक का कुछ सही है। तो इसकी जो वैल्यू आनी है बच्चों, हाँ इसकी जो वैल्यू, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करके मिलेगी, ये क्या 295 अपॉन 420 इंटू 100 है ना। जब इसको आप सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आएगी 70%। समझ गए सब लोग समझ में आया कि किया क्या मैंने भैया। ये तो सॉल्विंग चलो आप कर ही लोगे, सॉल्विंग इज नॉट द इशू। द इशू इज कि क्या आप ये इक्वेशन बनाना समझ पाए कि पहले हमने सॉल्व लिया तो 320% प्रॉफिट हुआ, तो पहले सेलिंग प्राइस ये आ रहा था, इनने बोला इसको बढ़ा दो, कॉस्ट को बढ़ा दो। अब बताओ कितना प्रॉफिट लाना पड़ेगा ताकि सेम सेलिंग प्राइस पे बेचना पड़े। हमने निकाल लिया कि भैया इतना प्रॉफिट लाना पड़ेगा 295। अब चेक करना है कि ये कितना परसेंटेज है किसका, सेलिंग प्राइस का। निकल के आ गया 70% है। सिंपल, सबको समझ में आया, टफ नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Profit after selling a commodity for 425 is same as the loss after selling it for 355। एक एग्जांपल बताओ बच्चों, मैं अगर आपको बोलता हूं कि कोई चीज है, अगर मैं 100 की बेच रहा हूं तो मुझे लॉस हो रहा है, 200 की बेच रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, दोनों बराबर का लॉस और प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अगर मैं 100 का बेच रहा हूं तो मुझे बराबर लॉस हो रहा है जितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है। मतलब वो सामान कितने का है, वो सामान 150 का है। क्यों, अगर मैं 100 का बेचूंगा 50 का लॉस, 200 का बेचूंगा 50 का प्रॉफिट। मतलब इनके बीच में जो वैल्यू आ रही है वही वो वैल्यू। तो आपको ये निकालना है 425 और 355 के बीच में क्या आता है, ताकि तो इनको देखो पहले ना माइनस करो, माइनस करने से आएगा 70, इनको जब माइनस को 70 आएगा, 70 का आधा 35, इसमें आप 35 जोड़ दो, हो जाएगा 390। मतलब 390 वो पॉइंट है, मतलब इतने पे अगर आप बंदे ने बेचा होगा तो इतने अगर वो सामान होगा तो इतने बेचने पे प्रॉफिट लॉस कितने होगा 35 का, और इसको अगर मैं इतने बेचूं तो प्रॉफिट कितने होगा 35 का, मतलब 390 इज द आंसर। समझ में आया? मैं आपको हमेशा रिलेशन सिखाता हूं कैसे बनाने, अपने मन से, अपने मन को एक्टिव बनाओ। लॉजिकल रीजनिंग हो, क्वांट्स हो, अपने मन को एक्टिव बनाओगे तो आप कर जाओगे। सबसे मुश्किल, सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं अगर आप अच्छे से दिमाग लगा के करो। समझ में आया बच्चों को कि हमने इसके बीच का पॉइंट निकाल लिया ताकि हम बराबर देख सके। आंसर इज 390 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज एज इज 4 टाइम दैट ऑफ सारा। अगर राज भैया, अगर सारा दीदी x साल की है तो राज भैया 4x हो गए, है ना। सारा x की तो आज 4x हो गया। 3 years बैक, यानी आज से 3 साल पहले लेके चलो सारा को भी और राज को भी। राज वॉज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज सारा, मतलब राज इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सारा। यही करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 4x माइनस 3।
तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 12। क्यों, इसको इधर ले आया तो 5x माइनस 4x x हो गया, इसको उधर ले गया -3 और प्लस 15 12 हो गया, तो x इज इक्वल टू 12। सारा की उम्र है 12, तो भैया की उम्र क्या होगी 4 × 12 यानी 48। समझ गए सब लोग कि इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं बट टफ भी आते हैं, तो आपको टाइम मैनेज करना है, यहाँ पे फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करना। नहीं भाई भैया की एज है 48 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेफरिंग टू हिज सन्स अमन एंड साहिल देयर फादर सेज 12 ईयर अगो। देखो बच्चों, इसमें रिलेशन प्रेजेंट का दिया ही नहीं, सीधे 12 साल बाद का और आज का दिया है। मान लो अमन है, ये साहिल है, अमन x है, साहिल y है, तो क्या लिखा है 12 ईयर अगो यानी आज से 12 साल पहले। दोनों को 12 साल पीछे लेके चलो, दोनों को 12 साल पीछे लेके चलो, तो x - 12 और y - 12। अमन वॉज 3 टाइम्स ओल्ड एज साहिल, यानी क्या हो गया x - 12 इज इक्वल टू क्या 3y - 36। दोनों को 3 से इंटू कर दिया, 3 से इंटू कर दिया, कुल मैंने जल्दी किया, एक स्टेप काट दिया। इसको इस तरफ ले, क्या हो जाएगा x - 3y इक्वल टू क्या -36 प्लस 12 माइनस का 24। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई पहले की लेके। अब सेम चीज यहां देखो कि 12 ईयर लेटर रेशियो ऑफ देयर एजेस, पहले तो 12 ईयर लेटर लेके चलो, x + 12 और y + 12। रेशियो ऑफ साहिल टू अमन, यानी अब साहिल ऊपर है अमन नीचे है, साहिल ऊपर अमन नीचे, इज व्हाट इज 2:3। ठीक है, इसको इससे इंटू इससे करो, ये होगा 3y + 36 इज इक्वल्स टू 2x + 12। तो इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 2x - 3y इज इक्वल्स टू 26 - 12 37 24 37 24। एक मिनट, ये इसको मैंने इंटू नहीं किया क्या, ये 2x + 24 हो जाएगा ना इंटू होने के बाद, तो ये 24 में 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन बन गई। अब यहां लिख लो दोनों को, एक क्या है 2x - 3y इज इक्वल्स टू 12, दूसरी क्या है x - 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 24। सबका साइन चेंज करो, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये गए कट, तो 2x में से एक x गया, x बचा, 36 + 12 12 + 24 36 यानी 36। अमन की एज क्या आ गई, x तो हमने अमन को ही माना था, वही निकालना है, इसकी जाएगा 36, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था बट मुश्किल नहीं था, सिंपल था। एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज, जिन बच्चों ने मेरी क्वांट्स की सीरीज पढ़ी है ना, ये क्वेश्चन वहीं से निकला हुआ है। देखो मैंने कहा था ना, मेरे कराए हुए क्वेश्चन जो भी मैं कराता हूँ सीरीज में, पेपर में बहुत पूछता है, तो ये वही क्वेश्चन है सेम, मैंने 10 बार कराया, मैं इसका देख के आंसर याद आ गया। द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 ईयर्स, 15 ईयर उनका एवरेज है, एंड देयर एजेस आर इन द प्रोपोर्शन 3 5 7। तो मान लो 3x है, एक की 5x है, एक की 7x है, एवरेज क्या होता है 3x + 5x + 7x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 15, यही दिया हुआ है। 7 3 बार 15x आ जाएगा इज इक्वल्स टू ये उधर चला जाएगा 45 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 45 बाय 15 दैट इज आपका 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब इंटू कर दो इसमें, 3 3 9, यंगेस्ट बच्चे की उम्र क्या आ गई 9 आ गई, खत्म, ए इज द आंसर। मक्खन है, जिनको डिटेल में पढ़ना है वो मेरे क्वांट्स के ग्रुप में जाके पढ़ सकते हैं। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 23 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 4। खत्म, सॉल्व ही नहीं करना है। कोई भी चीज का एवरेज, अगर कोई नंबर आपको दिया हुआ है कि 10 नंबर का एवरेज है और हर एक नंबर से अगर कोई नंबर बढ़ाया जाएगा तो एवरेज भी उतने नंबर से बढ़ जाती है, सीधी बात है। अगर मान लो कि कोई 3 लोग हैं, सबके नंबर 10 10 10 आए तो एवरेज भी 10 आएगी। सबके मैं नंबर 2 2 बढ़ा दूं, 12 12 12 करूं तो एवरेज भी तो 12 हो जाएगी। मतलब अगर सबके नंबर बढ़ाएगा तो एवरेज भी बढ़ जाएगी, तो यहाँ 23 का 27 हो जाएगा, 4 से एवरेज बढ़ जाएगा। A stationery had some pens, sharpeners, erasers and pencils. ठीक है, कुछ commodities के है। He sells 65% of total unit and still has 175 units left. ठीक है, मान लो उसके पास टोटल x यूनिट थे, x में से उसने 65% ऑफ x को बेच दिया, तब भी उसके पास 175 यूनिट्स बच गए। रिलेशन समझ में आया कि मेरे पास टोटल यूनिट्स थे, मैंने उनमें से 65% को बेच दिया, तभी मेरे पास 175 बच गए। इसे काट लो, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 20, तो इसको एलसीएम लो, ये भी 20x हो जाएगा, 20x - 13x अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 175। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7x बाय 20, ये हो जाएगा 7x बाय 20 इज इक्वल्स टू 175। तो x को यहाँ को सब उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 175 इंटू 20 बाय 7, 7 2 जा 14, 7 35 25 500 यूनिट, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, मक्खन था, सिर्फ रिलेशन बनाया, सॉल्व कर दिया। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज फ्रॉम 18,000 टू 22,500। 18,000 थी पहले पॉपुलेशन, वो हो गई कितनी 22,500 हो गई। ठीक है, तो क्या फर्क है बच्चों इनके इसमें 4,000
500 का फर्क आया इन अ डिकेड, 10 साल में इतना फर्क आया, तो एक साल में कितने का फर्क आएगा बच्चों? 450 का फर्क आएगा। ये मैंने पहले ही निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, वही निकालना था। अब पर ईयर में वैल्यू कितनी इतनी कम हो रही थी, इतनी हो रही थी। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? पर ईयर का चेंज अपॉन बेस क्या है? 18,000 है, तो 450 अपॉन बेस इंटू 100, परसेंटेज निकल के आ जाएगी। 0 से 0 गए, इस 0 से ये 0 हो गया, ये हो गया 2.5%। ये आपका बी आएगा। खत्म हो गया। मैंने पहले चेंज निकाल लिया कितना आ रहा है पूरे 10 साल में, फिर एक साल का चेंज निकाल लिया, परसेंटेज चेंज निकालना सबको मैंने सिखाया। बाकी जिनको डिटेल में पढ़ना है मेरा क्वांट्स की सीरीज में जाके परसेंटेज में पढ़ सकते हो, सब कुछ ही मैंने वहां कवर कर दिया। 2 नंबर अंदर रेशियो 3:4, 2 नंबर रेशियो में है 3:4 के रेशियो में, ठीक है। द सम ऑफ द नंबर इज 63। अरे यार, एक नंबर को 3x मान लो, एक नंबर को 4x मान लो। इनका सम क्या है? 3x प्लस 4x, 63 दिया हुआ है, तो 7x की वैल्यू क्या आ गई? 63। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9। तो ये नंबर क्या है? 3 9 27, ये क्या है? 4 9 36। बाकी मैं होता वहां पर तो वैसे तो ये तरीका बहुत आसान है, पर अगर क्वेश्चन और थोड़ा लेंदी होता मैं ऑप्शन से ही कर देता। 27 प्लस 36 63 होता है ना। और इनको डिवाइड करके देखो, 27/36 को डिवाइड करके देखो, रेशियो क्या आएगा? 3:4 ही आएगा। तो दोनों चीजें बैठ रही है, ये आंसर है, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रेशियो प्रपोर्शन जिन्हें पढ़ा है क्वांट्स की सीरीज से, उनके तो मक्खन है, बाकी कंफ्यूज होकर डर जाएंगे। 2a इज इक्वल्स टू 3b इज इक्वल्स टू 4c लिखा है, पहले रिलेशन निकालो। 2a इज इक्वल्स टू 3b लिखा है ना, तो a बाय b निकालो। जब b यहां आएगा 2 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3/2। a बाय b निकल गया, ठीक है, इसको छोड़ दो। अब क्या लिखा है? 3b इज इक्वल्स टू 4c है ना, तो b बाय c निकालो जरा, क्या हो जाएगा? 4/3। आपको a बाय b मिल गया, b बाय c मिल गया। अब a b c निकालना मैंने सिखाया है, पहले a को करो b से इंटू, 3 4 जा 12, b के करो b से इंटू, 4 2 जा 8, b के करो c से इंटू, 2 3 जा 6, 12:8:6। सबको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 6:4:3। ये आपका आंसर है। जिनको भी ये बात समझ में नहीं आई कि भैया क्यों आपने इसको ऐसे इंटू किया, मैंने रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर का प्रॉपर डिटेल समझाया है, जाकर वहां से आप लोग कर सकते हो। वेरी 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 इजीली आपका हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एन इंटीजर इज 10 मोर देन इट्स 1/3 पार्ट। द इंटीजर इज, कोई दिक्कत नहीं, मान लो इंटीजर जो है वो x है। क्या लिखा है? इट इज 10 मोर देन इट्स 1/3 पार्ट, यानी x इज इक्वल्स टू x के 1/3 पार्ट से 10 मोर देन। ये बात समझ में आई? क्या है? x इज इक्वल टू 10 मोर देन 1/3 ऑफ x। यही क्वेश्चन में लिखा है, तो वैल्यू निकाल लो। तो क्या हो जाएगा? इसको यहां लगाओ, माइनस हो जाएगा, x माइनस 1/3x इज इक्वल्स टू 10। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 10 30/2 यानी 15, यानी आंसर क्या है? 15 है। ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था, वेरी सिंपल क्वेश्चन। पीवाईक्यू ऐसे ही तो करते हैं ना, फटाफट से आंसर निकाल के प्रैक्टिस बनानी है अपनी। तो क्या लिखा था? इंटीजर इज 10 मोर देन 1/3 पार्ट, तो मैंने इंटीजर इज इक्वल टू 10 मोर देन 1/3 पार्ट, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 1/3 और 1/4 ऑफ अ नंबर इज 15, पहले तो ये क्या लिखा है? मान लो नंबर है x, क्या लिखा है? 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ द नंबर इज 15, ये दिया हुआ है। फाइंड द 3/10, बाद में नंबर तो निकाल लें, सॉल्व करो। क्या होगा ये? 3 4 12, यानी x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 12 है ना, उधर चला जाएगा, 15 × 12 कर दो, दैट इज आपका 180। x इक्वल टू 180। क्या बोल रहा है? इसका 3/10 निकालो, तो इसका 3/10 निकाल देते हैं। 3 × 18 54, खत्म। 54 इज द आंसर, सी इज द आंसर। कंपैरेटिवली उतना मुश्किल नहीं है ये, पर हाँ ट्रिकी है, जिन्हें नहीं पढ़े हुए वो पागल हो जाएंगे। A, B and C can do a piece of work in 24 day, 30 day, 40 day। एफिशिएंसी का क्वेश्चन है। जितने बच्चों ने मेरा टाइम एंड वर्क पढ़ा है उनके लिए मक्खन क्वेश्चन है, बाकी लोग परेशान हो जाएंगे। ऐसे में जब भी सबका सेपरेट डेज दिया हो, टोटल वर्क कैसे निकलता है? एलसीएम लेके। एफिशिएंसी कैसे निकलती है? टोटल वर्क से पर डेज को डिवाइड करके निकाल के दिखा देता हूं कैसे। इनका एलसीएम लोगे 20, 30 और 40 का, तो एलसीएम क्या आएगा? 120, यानी ये है टोटल वर्क। टोटल वर्क है ये, इतना काम यूनिट ने करना है। एफिशिएंसी निकालो। ए की क्या आएगी? 120/24, यानी इसकी आएगी 5 यूनिट। ये एक दिन में 5 यूनिट का काम करता है, ठीक है। बी की क्या आएगी? 30 से डिवाइड दोगे तो आएगा 4 यूनिट। सी की आएगी 3 यूनिट, ठीक है। जब ये तीनों एक दिन काम करते हैं, एक दिन में इतना काम करते हैं, ठीक है। क्या बोला? दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, ठीक है। मतलब आखिरी के 4 दिन, लास्ट के 4 दिन ना बच्चों, आखिरी के 4 दिन अकेले काम किया। किसने? बी और ए और बी ने। तो ए का क्या था? ए का 5 यूनिट है, बी का 4 और ये, तो ए और बी यानी 5 + 4 यानी 9 यूनिट काम हुआ 4 दिन के लिए, यानी 36 यूनिट का काम जो है इन दोनों ने अकेले किया 4 दिन लगा के, ठीक है। अब बताओ टोटल काम कितना था? 120 था, उसमें से आखिरी 4 दिन में 36 यूनिट हुआ, तो कितना काम बच गया बच्चों? माइनस करो इसको, क्या निकल गया? 84 यूनिट।
अब 84 यूनिट चेक करना है इन तीनों ने मिलकर कितने दिनों में किया होगा। तो a प्लस बी प्लस सी पहले निकालो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 5 प्लस 4 प्लस 3, यानी एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, 5 9 3 12 यूनिट का काम करते हैं, 12 यूनिट काम एक दिन में करते हैं। तो ये 84 यूनिट 84 यूनिट कितने दिन में किया होगा, 12 से डिवाइड दे दो, 12 1 जा 12 5 जा 60, 12 6 32, 12 7 जा, यानी 7 दिन में 84 यूनिट करेंगे अगर तीनों मिलके करेंगे। इनने पहले 7 दिन मिलके काम किया, 7 दिन मिलके काम किया, उसमें क्या 84 यूनिट, फिर सी चला गया तो 4 दिन और लगा दिए ए और बी ने 36 यूनिट बचे हुए काम को खत्म करने में। तो 7 प्लस 4 11 दिन टोटल काम हुआ है, काम खत्म करने टोटल टाइम कितना लगा काम खत्म करने में, 7 प्लस 4 11, यानी आंसर इज 11 यूनिट। जितने भी टाइम, देखो मैं आपको समझा रहा हूं, मुझे टाइम लग रहा है, अगर मैंने कोई क्वेश्चन पेपर में करना होता मैं 2 मिनट भी पूरे नहीं लेता इसे करने में, फटाफट से करता, बिकॉज मेरे को तरीका आता है, सिखाने में टाइम लगता है, मैंने आपको तरीका सिखाया कैसे करना है, जाओ प्ले सेक्शन में टाइम एंड वर्क से पढ़ लेना। बाकी अगर आप लोग यहां तक आ गए वीडियो में, आपको समझ में भी आ रहा है ना बच्चों, तो जरूर वीडियो को लाइक करके सब फ्रेंड्स को बोलना कि मेंबरशिप जरूर लें और यहां आकर पढ़ें, बिकॉज जो मैं एफर्ट लगा रहा हूं अच्छा लगेगा और बच्चे भी एनरोल करते हैं हमारे इस बैच में और हमसे यहाँ पे आकर पढ़ते हैं। प्लस फ्री वाले मटेरियल के लिए भी उन्हें बोलना कि जो लोग नहीं भी इसे ले सकते हैं वो बाहर आके फ्री एमसीक्यू जरूर करें, जामिया एंट्रेंस में मेरे पढ़ाई हुए से बाहर कुछ नहीं आएगा। बस एक ही चीज मैं मना करता हूं करने के लिए, वो एक चीज क्या है, करंट अफेयर पर ज्यादा ध्यान मत दो, टाइम इतना नहीं है अब यहां से। दूसरा, एक ये मैथ्स का एक चैप्टर है, सॉरी रीजनिंग का एक चैप्टर है कैलेंडर, इसके 36,000 तरीके करने के, आप सारे नहीं सीख पाओगे इसलिए मैं मना करता हूं। बाकी एक देखो मैं आपको ये सामने पड़ गया, सपोज दैट टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। पहले बात तो इसके नियरेस्ट देखो, 7 का मल्टीपल क्या आता है, 63 आता है, यानी और वो भी 9 जा आता है ना, यानी आज से 9 हफ्ते बाद यानी 63 डेज के बाद मंडे फिर पड़ेगा, ये बात पता है, क्योंकि हर हफ्ते के बाद तो वर्ड रिपीट होता है ना, नंबर अपना रिपीट होता है, तो 63 डेज के बाद तो फिर से मंडे आएगा, तो 62 डेज के बाद क्या आएगा, संडे आएगा, 61 डेज के बाद क्या आएगा, सैटरडे आएगा, खत्म। ऐसे ही करना, ये एक वन ऑफ द तरीका है बच्चों जिससे आप कर सकते हो, जो मैंने आपको सिखा दे रहा हूं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट किया जाए। ये देखो, 2 टैब्स कैन सेपरेटली फिल अ सेशन इन 10 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। ये क्वेश्चन भी एफिशिएंसी के तरीके से करना, किसी और तरीके से करोगे गलत हो जाएगा, मैंने सिखाया भी क्वेश्चन इसमें टाइम एंड वर्क में। And when the waste pipe is open, they together fill it in 18 minutes। ठीक है, क्या है बोल रहा है कि एक भैया ये 2 टैप चले हुए हैं, पानी भर रहे हैं, इसमें एक वेस्ट पाइप साथ में चला दिया जो पानी निकाल रहा है, गंदा पानी, और जब ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो 18 मिनट में पूरा भर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, पहले ना एफिशिएंसी निकालो, अगर ये 10 मिनट में अकेले भरता है तो ये 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, 1/10 है ना, और ये 15 मिनट में भरता है तो ये 1/15 भर रहा होगा। अब मान लो सिस्टम जो है वो टी मिनट में पूरा खाली कर देगा, यही निकालना है ना कि द वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी द फुल सिस्टम इन कितना, ये अकेले कितना खाली कर देगा। मान लो ये टी मिनट्स में खाली कर देगा तो ये 1 मिनट में कितना खाली कर रहा होगा, 1/t। तो इसका भी रिलेशन क्या है, 1/t है ना। अब बच्चों आपको पता है जब ये तीनों चीजें साथ में चल रही थी, ये दोनों पाइप और ये वेस्ट पाइप जब ये साथ में चल रही थी तो 18 मिनट में भर गया। इसका मतलब क्या है, जब पहला पाइप भर रहा था प्लस दूसरा पाइप भी भर रहा था माइनस वेस्ट पाइप पानी निकाल रहा था, तो 18 मिनट लगे टोटल। तो हमें एक का देखना है ना, तो 1 मिनट में 1/18 भरा होगा। ये बात समझ गए, हर चीज को हमने 1/, में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज हम और करने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या मैंने रिलेशन एक बार और लिख देता हूं कि पहला पाइप भी भरने का काम कर रहा है, दूसरा पाइप भी भरने का काम कर रहा है, वेस्ट पाइप खाली कर रहा है, 1 मिनट में इतना कर रहे हैं ये सब लोग, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/18 भरेगा। तो हमने 1 मिनट का डिस्टेंस पूरा निकाल लिया। इसको अब आप कर लो सॉल्व, क्या हो जाएगा, माइनस का 1/t उधर भेज दो, प्लस का 1/t हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट को मैं इसको इजी तरीका दिखाता हूं सॉल्व करने का, ढंग से मिटा नहीं है 15। ठीक है, इसको उधर भेज दो, जाएगा 1/t, उसका सब कुछ इधर ले आओ, क्या हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15, ये प्लस है बेटा, माइनस 1/18। ठीक है, यही लिखा हुआ है। इसको जब आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेके प्रॉपर, तो आपका आंसर आएगा 9 मिनट। मैं आपको ये एलसीएम लेके सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज हाँ आप इतना प्रैक्टिस आप लोग कर चुके हो कि एलसीएम एचसीएफ तो सिखा ही दिया है मैंने लगभग सबको। तो जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका 37 का आंसर आएगा कि भैया हाँ 9 मिनट में अकेला ये सिस्टर्न जो है अगर इसे छोड़ दो खाली करने के लिए तो भैया खाली कर देंगे। समझ में आ गया, हर चीज को 1 मिनट में हमने कन्वर्ट किया और बड़ा इजीली हमारा हो गया। इफ ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर डबल्ड, इट्स एरिया विल,
मान लो स्क्वायर की एक साइड 10 थी, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, यानी एरिया आता 100। मैंने क्या किया, हर साइड को डबल कर दिया, यानी अब हर साइड 20 की हो गई, तो अब एरिया क्या आएगा, 20 का स्क्वायर यानी 400। तो टोटल एरिया में क्या फर्क पड़ा, 4 गुना हो गया, यानी क्वाड्रपल हो गया। समझ गए कैसे किया मैंने पहले अज्यूम कर लिया कि मान लो साइड 10 यूनिट की है, तो एरिया कैसे आता है, साइड का स्क्वायर, तो आएगा 100। मान लो उसको डबल किया, इन्हें बोला डबल कर दो, तो 20 कर दिया, तो इसका स्क्वायर 400 है, मतलब 4 गुना हो रहा है, क्वाड्रपल हो जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सारा डिस्कार्डेड 20% ऑफ द प्रोडक्ट्स एज दे वर डिफेक्टिव। मान लो सारा के पास 100 टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट थे, इसने 20 निकाल दिए, -20, इसके पास अब 80 बचे। ठीक है भैया, समझ गए, 80 प्रोडक्ट बचे। बाय हाउ मच शुड शी इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स सो दैट द प्रॉफिट इज अनअफेक्टेड। मान लो 100 रुपए की चीज को पहले ये सबको 10 रुपए का बेच रही थी, मान लो, ठीक है, तो पहले इसको 1000 रुपए का टोटल प्रॉफिट आ रहा था, मतलब टोटल इनकी इनकम हो रही थी, है ना, ये हो रहा था। अब क्या हो गया, प्रोडक्ट 80 ही बचा है, बट ये कह रहा है कि अब बताओ कितने में बेचें कि अभी भी टोटल इनकम पे कोई फर्क ना आए, यानी आपका जो प्रॉफिट है वो अनअफेक्टेड रहे, यानी रेवेन्यू अनअफेक्टेड रहेगा तो प्रॉफिट अनअफेक्टेड रहेगा। तो क्या करोगे भैया कि पहले 100 का सामान था, 10 का बेचते थे, तो 1000 रुपए की इनकम होती थी। अब सामान ही 80 बचे हैं, मतलब पहले 100 सामान थे, 10 रुपए का बेचते थे, अब सामान 80 का बचा है, तो इसे कितने का बेचें कि अभी भी 1000 रुपए इनकम आ जाए। कुछ नहीं, यहां मल्टीप्लाई था, यहां की डिवाइड होगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, 1000 डिवाइडेड बाय 80, ये इससे कट गया, 4 2 जा 4, एक मिनट, 2 4 जा 250 जा, 2 1 जा 225 जा, यानी आपका 25%। यानी अब आपने करना कुछ नहीं है, 25% प्राइस को बढ़ा देना है। समझ गए इस बात को, आंसर क्या है, 25%। 39 का आंसर एक बार मैं चेक करूं, डाउट हो रहा है, बी हाँ सही है। कुछ नहीं किया मैंने, इसको इधर लेकर सॉल्व कर दिया। और वैसे भी अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, 100 को डिवाइड दोगे 8 से, तो वैल्यू आएगी 8 1, हाँ नहीं, हाँ ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 12.5, यानी अब हर सामान को 12.5 का बेचना है, हर सामान को 12.5 का बेचना है। इसका मतलब क्या, पहले 10 का बेच रहे थे, अब 12.5 का, मतलब 2.5 रुपए महंगा कर दिया। तो कितना परसेंट महंगा किया, 10 से 12.5 किया है, तो 25% ही तो महंगा किया, क्योंकि 2.5 10 का कितना परसेंट होता है, 25% होता है। समझ गए, 25% महंगा करना पड़ेगा। तो तरीका तो आप लोग सीख ही गए, बाकी आप देख लोगे। ये क्वेश्चन सबका गलत होता है, आया है 1-2 बार, पर सबका गलत होता है। कैसे गलत होता है, लिखा है 1 शेयर लिमिटेड ऑफ 1 शेयर ऑफ XYZ लिमिटेड इज करेंटली सेलिंग एट 288 रुपीज। 2 years back it was trading as 200. The annual growth rate in the price is, बच्चे क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, लिखाते हैं 88 का टोटल ग्रोथ हुआ, इसको कर दो डिवाइड बाय 2, तो 44 रुपीज का 44% का ग्रोथ रेट हुआ। बाबू ये 44 रुपीज है, ग्रोथ रेट ऐसे नहीं निकलता है ना। अब आपको मैं एक चीज असम्पशन से दिखाता हूं। पहले चीज 200 रुपए की थी, है ना, उस पर 20% का ग्रोथ रेट लगाओ, तो 200 का 20% क्या होता है, 40 रुपए। तो अब चीज होगा 240 की, है ना, इस पे फिर से 20% लगाओ, 48, है ना, अब चीज होगी 288 की। मतलब अगर 20% हर साल बढ़ेगा तब जाके 288 पे पहुंचेगी। तो आंसर इज 20%, नॉट 44%। ए इज द करेक्ट आंसर। आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल से, या आप इसे वैसे भी कर सकते हो चेक करने के थ्रू से, बट मैं सजेस्ट करूंगा ऑप्शन के थ्रू करना, तो ज्यादा इजीली आंसर मिल जाएगा। बिकॉज देख के पता चल रहा है कि पहले 20% निकालोगे तो 40 रुपए बढ़ जाएगा, 200 का 40%, 20% 40 तो होता है, और दूसरी बार निकालोगे तो 48 बढ़ जाएगा, दैट इज 88, टोटल 88 बढ़ गया। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ बॉय मिस्टर शान सेड। ये क्वेश्चन हर पेपर में आता है, पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन था, बस नाम बदल दिया। देखो कैसे, pointing to a photograph of a boy Mr. San said he is the only son of my mother। वो जो बंदा है, वो जो बॉय है, वो किसका सन है, द ओनली सन ऑफ माई मदर। वो उस आदमी की माँ की जो इकलौता बेटा है, सन है, ये उसका बेटा है। वह बताओ, कोई आदमी ने बोला ये जो बंदा है ये मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है, तो मेरी माँ का इकलौता बेटा तो मैं खुद हूं ना, मतलब मैं ही इसका बाप हूं। तो ये क्या निकला, फादर निकला। समझ में आया सबको ये बात, क्या रिलेशन था। हर पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा जब जो बंदा रेफर कर रहा है ना वो खुद उसका बाप या माँ निकलेगा। इसने क्या बोला कि दिस बॉय इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। अब मेरी मदर का ओनली सन तो मैं खुद ही हूं ना, तो मतलब कि मेरा ही बेटा है, दैट इज फादर। डी इज द करेक्ट आंसर। 41 का आंसर है डी। टफ क्वेश्चन बस यहीं तक है बच्चों, खत्म होने वाले हैं, बस ज्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब है मुश्किल बट इतना नहीं कि पूरा मुश्किल से भरा हुआ, अब इजी वाले पे आने वाले। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड ही इज द सन
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ही इज द सन, ये किसका बेटा है? ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। यानी वो जो गर्ल है, वो बोली कि मेरे एक अंकल है, चाचा या मामा होंगे, उनके जो पापा है ना, फादर, उनके जो फादर है उसकी इकलौती बेटी है, उनका बेटा ये लड़का है। क्या बोली? ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। मेरे अंकल के जो पापा हैं उनकी ही बेटी का ये बेटा है। तो एक तरह से ये अगर मान लो मेरे अंकल है, मतलब ये मेरे चाचा हैं, है ना, तो ये मेरी क्या हुई? बुआ हुई, है ना, क्योंकि चाचा, पापा के जो भाई होते हैं वो चाचा होते हैं, तो बहन बुआ होती है, मतलब ये मेरे बुआ का बेटा है। तो ये लड़का मेरा क्या लगा? मेरा भाई लगा, ब्रदर है मेरा। सेम स्लैब पे है ना, सेम स्लैब पे तो लोग भाई बहन होते हैं, ये लोग भाई बहन है, ये लोग भाई बहन है, सेम स्लैब पे लोग भाई बहन। इसलिए हमेशा ग्राफ बनाना सीखना। बाकी मैं अपनी रीजनिंग की जो सीरीज चला रहा हूँ ना, उसे जरूर देखना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ग्राफ बनाना सीखना पड़ता है। KLMNOPQ आर सिटिंग ऑन अ सर्कुलर डाइनिंग टेबल फॉर डिनर। ये लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। अब मान लो ये है डाइनिंग टेबल, इस पे सब लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। Q is not between P and M, ठीक है, इससे तो नहीं प्लॉटिंग हो पाएगी। O is the neighbor of K and N, ओके, ठीक है। मान लो K यहां पर बैठेगा, L is to the second of Q और P is to the immediate right of K। P is to the immediate right of K। जब K इस तरफ देख रहा है तो उसका राइट हैंड कहां होगा? यहां, मतलब P यहां बैठा है, ठीक है। अब क्या लिखा है? O is the neighbor of K and N, मतलब O जो है वो K का भी नेबर है, N का भी नेबर है, तो K का नेबर बनने के लिए O को यहां होना पड़ेगा, और क्योंकि ये n का भी नेबर है तो n को इसके यहां होना पड़ेगा। सबको समझे? हम प्लॉट कैसे करना है, फंसा रहे हैं हम चीजों को। अभी n इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ q। अभी हमें q नहीं मिला है। q इज नॉट बिटवीन p एंड m। अब देखो, ये अगर p है तो इसके और m के बीच में, p और m के बीच में q नहीं है, मतलब यहां पर q नहीं आ सकता। तो बचा कौन? यहां पर l आएगा, फिर यहां पे कौन आएगा? m आएगा, और इनके बाद आएगा q, है ना, समझ गए? L, अब देखो क्या लिखा है? L इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। चेक करो Q के सेकंड लेफ्ट में कौन है? L है। जी हाँ, सही है, मतलब ये प्रॉपर बैठ गए। ये हमारा ग्राफ बनेगा। सबको ये ग्राफ समझ में आया? अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। इनने बोला कि कौन आपस में, ये तो क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। इन्हें बोला कौन इनमें नहीं, यहां पे नॉट आएगा बिकॉज क्वेश्चन गलत है। बिकॉज देखो कैसे गलत है, मैं आपको दिखाता हूं। अरे यार एक मिनट, यहां पे, हाँ देखो, बोल रहा है कौन साथ बैठा है? ML, देखो ML भी साथ बैठे हैं, QN भी साथ बैठे हैं, NO भी साथ बैठे हैं, तो तीन लोग साथ बैठे हैं। कैसे आंसर बताएं? एक ही हीरो साथ नहीं बैठे हैं, L और K, मतलब यहां पर नॉट होना था आंसर, थोड़ा ये मिसप्रिंट है, इसके मार्क्स सबको मिले होंगे। वेयर इज P सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M। P कहां पर है? P देखो, ये रहा P, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M, M के लेफ्ट में, हाँ इसका लेफ्ट इस तरफ ही होगा, हाँ A ही सही हो गया। यानी P इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M। A इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी A ही करेक्ट आंसर था, पहले वाले में भी क्या था? A ही करेक्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आ गई रीजनिंग। अब बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है बच्चों, और थोड़ा लंबा भी हो गया ये वीडियो बिकॉज हाँ क्वेश्चंस में दम था। तो अब यहां पर देखते हैं कि विच टर्म को नेक्स्ट टू द सीरीज फटाफट से करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? Y S के बाद T छोड़ के U के बाद V छोड़ के W के बाद X छोड़ के Y, यानी इससे पहले भी एक छोड़ के आया होगा, तो PQRS होता, तो Q होगा यहां पर, यानी यहां पर Q होगा। Q के बाद R छोड़ के S के बाद T छोड़ के U के बाद V छोड़ के W के बाद V छोड़ के X, ठीक है। अब ABCDEF, फिर G छोड़ के यहां पे कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है, फिर यहां पे एक छोड़ा GH, ABCDEFGH, हाँ, फिर IJ यानी दो छोड़ दिए, अब तीन छोड़ेंगे K आने के बाद, IJ के LMN तीन छोड़ के O आएगा, यानी QO इज द करेक्ट आंसर, A इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द मिसिंग वन, ठीक है, करते हैं भैया। कैसे करोगे? देखो, दो के बाद एक छोड़ के चार आ गया, चार के बाद दो छोड़ के पांच, छह के बाद सात आ गया, है ना। फिर चार के बाद इन्होंने दो छोड़ा, नहीं दो के बाद एक छोड़ा तीन, चार के बाद दो छोड़े पांच और छह, फिर इसके बाद तीन छोड़ेंगे, सात के बाद आठ, नौ और 10, तीन छोड़ के 11 आएगा, यानी बीच में 11 आएगा, बीच में 11 तीन के पास है। समझ में आया? दो के बाद एक छोड़ा था तीन को, चार के बाद दो छोड़े थे, इसके बाद तीन छोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं पीछे क्या आ रहा है। P के बाद Q छोड़ा R, R के बाद S छोड़ के T आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, ये और ये दोनों बचे। क्यों भैया? आपको ये कैसे पता चला? यहां भी देखो ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQ V के बाद W छोड़ के X, X के बाद Y छोड़ के Z, यानी पीछे का हमने पकड़ लिया। अब देखना है L आएगा या I आएगा।
देखो रिलेशन में अल्टरनेट का रिलेशन है, बताया, देखो बताता हूं कैसे। H के बाद I आ रहा है एक छोड़ के, है ना, I के बाद J आ रहा है एक छोड़ के, ABCDEFGHIJK LM, है ना, तो L के बाद ही M आता है ना, यहां पर जो रिलेशन है वो L के बाद ही M आता है, यानी L इज द राइट आंसर। वैसे भी I तो आ चुका है, रिपीट तो होगा नहीं, तो D इज द करेक्ट आंसर, यानी D इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सीरीज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 47, अजय वॉक्स 24 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड टर्न्स टू राइट हैंड साइड। पहले इसका ग्राफ आपको बना के दिखाता हूं मैं कि अजय वॉक्स, मान लो अजय यहां पर खड़ा था, ठीक है, ये मान लो, चलो यहां मान लेते हैं कि अजय भैया यहां खड़े थे, 24 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, यहां पर गए 24 किलोमीटर, ठीक है भैया, एंड टर्न्स टू राइट हैंड साइड, इधर मैं खड़ा हूं, मैं राइट हैंड साइड की तरफ देखूंगा, एंड टेक्स अ ड्राइव ऑफ अनदर 10 किलोमीटर, यानी यहां मैं 10 किलोमीटर आया, पहले मैं यहां 24 चला, यहां 10 आया, ठीक है। ही देन टर्निंग टू हिज राइट, अब मैं अगर नीचे देख रहा हूं, मेरा राइट यहां होगा, है ना, टर्निंग टू हिज राइट ड्राइव टुवर्ड्स वेस्ट अनदर 10 किलोमीटर, यहां पर मैं 10 और आ गया, ठीक है। मान लो यहां में पहले मैंने शुरू किया था, यहां से मैं 24 गया, फिर 10 नीचे आया, फिर 10 इधर चला गया, ठीक है। ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब यहां से मेरा लेफ्ट होगा मेरा नीचे, एंड वॉक्स अनदर 8, मतलब मैं 8 किलोमीटर और चला गया। आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज राइट, आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज राइट। बच्चों अगर ये 10 है तो 24 इतना बड़ा तो होना ही चाहिए ना, 24 से बड़ा होगा ना। ये बंदे ने मान लो यहां पे शुरू किया था, 24 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर नीचे, फिर 10 किलोमीटर इधर, फिर 8 किलोमीटर नीचे आ गया, ठीक है। फिर क्या किया, आफ्टर दैट टर्न्स टू हिज राइट, फिर राइट बढ़ेगा और ट्रैवल्स 14 किलोमीटर, अब 10 प्लस 14 24, यानी अब मैं एकदम इसके बराबर आ गया नीचे। हैंड, अब पूछ रहा है कितना दूर है अपने डेस्टिनेशन से। शुरू किया था यहां पर, 10 ये चला और 8 ये चला, यानी मैं 18 किलोमीटर नीचे हूं अपनी ओरिजिनल डेस्टिनेशन। समझ में आई बात, 18 किलोमीटर साउथ आया, कैसे एक बार बताता हूं। इसने यहां शुरू किया, 24 गया, 10 नीचे आया, फिर 10 इधर गया, फिर 8 इधर आया, फिर 14 इधर गया। पूछ रहा है ये इससे कितना दूर है, ये 10 है, ये 8 है, ये और ये 10 है और 8 है, तो यहां पर भी यही आएगा, ये 8 होगा, ये 10 होगा, यानी 18 किलोमीटर नीचे चल रहा है। समझ गए। वैसे भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बड़ी इजी होते हैं अगर आप ग्राफ बना के करो। संदीप वॉक 60 किलोमीटर टू इट्स ईस्ट, जिस बंदे ने पेपर दिया था ना, ये कोई बात नहीं। संदीप यहां खड़ा है, मान लो पहले ईस्ट की तरफ गया 60 किलोमीटर, ठीक है। देन ही टर्न्स लेफ्ट, अगर वहां से लेफ्ट गया तो ये ऊपर चला गया होगा, ऊपर गया, वॉक्स 50 किलोमीटर, ये इतना चला गया ऊपर, ठीक है। देन टर्न्स राइट, अगर ये उसके बाद राइट गया तो ये यहां चला गया होगा, ठीक है, 70 किलोमीटर, 70 मीटर गया, मीटर, ठीक है। एंड देन टर्न्स राइट, फिर राइट आया तो ये नीचे आ गया होगा, राइट, एंड देन राइट एंड वेंट 50 मीटर, ठीक है। यहां पहले गया था 60 मीटर ईस्ट, फिर 50 मीटर ऊपर, फिर 70 मीटर साइड, फिर 50 मीटर नीचे। हाउ फार इज फ्रॉम संदीप फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट यहां से किया था, ये 60 प्लस ये 70, तो 60 प्लस 70 130 मीटर। डी इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द एप्रोप्रिएट कंक्लूजंस दैट फॉलो। सम नेस्ट्स आर काइट्स, ऑल काइट्स आर पॉट्स, ऑल पॉट्स आर चिप्स एंड सम चिप्स आर बसेस। आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि क्या कंक्लूजन है। देखो ये वाले क्वेश्चंस ना बहुत कंफ्यूज करते हैं, और अगर आपको बाकी क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे हैं तो आई वोंट सजेस्ट कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, बिकॉज देखो इसमें आपके चांसेस बहुत गलत हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे, एक बार बड़ा हो जाए थोड़ा सा। क्या लिखा है, सम नेस्ट्स आर काइट्स, ठीक है, सम नेस्ट्स आर काइट्स लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल काइट्स आर पॉट्स, ऑल पॉट्स आर चिप्स एंड सम चिप्स आर बसेस, ठीक है। कंक्लूजन क्या लिखा है, सम बसेस आर काइट्स, तो अब देखो बसेस की बात कहां से हो रही है, सम चिप्स आर बसेस, ठीक है। जो बसेस हैं उनमें से कुछ चिप्स बसेस भी हैं, ठीक है। ऑल पॉट्स आर चिप्स, सारे ही पॉट्स चिप्स के अंदर आते हैं, ठीक है ना। ऑल काइट्स आर पॉट्स, सारी काइट्स जो है पॉट्स के अंदर आती हैं, ठीक है। सम नेस्ट आर काइट्स, ये इसके अंदर आता है, ठीक है। मतलब रिलेशन कुछ इस तरह का बन रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको दिखने लग रहा है, मैं अभी आपको बताता हूँ क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। सम बसेस आर काइट्स, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर रहेगा सी इज द करेक्ट आंसर ना। अब हम चेक कर लेते हैं, बिकॉज मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा ना यहाँ पे आपका कि मैं खुद अज्यूम करने जाऊँ। आंसर मैंने ऑलरेडी निकाल के ढूंढ के बैठा था पहले से, सी है इसका आंसर। सी कैसे सही है भैया, ओनली आइदर 1 और 4 and 2। सम बसेस आर काइट्स,
सम बसेस आर काइट्स, ये हो सकता है बिकॉज क्यों, क्योंकि काइट्स पॉट्स हैं, पॉट्स चिप्स हैं और कुछ चिप्स बसेस भी हैं, तीनों आपस में रिलेट हो गए ना, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ काइट्स बसेस हो। बट बच्चों मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैं कभी नहीं अटेम्प्ट नहीं करता था पेपर करते वक्त, आप भी ने मत अटेम्प्ट करना। आपको आंसर बता देता हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है आप कर सकते हो। इसका आंसर सी रहेगा, 49 का आंसर सी है, जी हाँ। या फिर 4 and 2, अब 4 क्या है, 4 है सम चिप्स आर काइट्स, कुछ चिप्स काइट्स भी हैं, क्योंकि यार इनका रिलेशन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड 2 यानी सम चिप्स आर नेस्ट, अब क्योंकि नेस्ट जो है वो काइट्स है, काइट्स जो है वो पॉट्स है, पॉट्स चिप्स है, तो चिप्स का रिलेशन नेस्ट से भी निकल के आ जाएगा। तो मतलब इसका सी वाले का ऑप्शन सही हो सकता है, बट यही है कि इसमें आपको पहले प्रॉपर एक तो ये बनाना पड़ेगा, प्रॉपर वेन डायग्राम बना के सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस इसमें बहुत चांसेस है गलत होने के, तो मैं सजेस्ट करूंगा इसका आंसर वैसे सी है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल बल्ब्स आर बॉटल्स, नो बॉटल इज केबल, सम केबल्स आर पेपर्स। आपको ये चेक करना है, तो इसका आंसर आपका रहेगा 50th का आंसर भी आपका सी, यानी ओनली 1 and 2, 1 and 2 सही है। कैसे कि सम पेपर्स आर केबल्स, तो क्या लिखा है, ऑल बल्ब्स आर बॉटल्स, यानी बॉटल्स जो है सारे ही बल्ब बॉटल के अंदर आते हैं, नो बॉटल इज केबल, ठीक है, कि कोई भी केबल जो है वो बॉटल तो नहीं है, ठीक है। सम केबल्स आर पेपर्स, कुछ केबल्स पेपर्स हैं, ठीक है। सम पेपर्स आर केबल्स हो सकता है, सम पेपर्स आर केबल्स हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये बॉटल है, ये बॉटल है, ये बल्ब है ना, ये क्या है, ये केबल है और ये पेपर है, ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, ठीक है। क्या बोला है, सम पेपर्स आर केबल्स, सम पेपर्स आर केबल्स, वो तो गिवन ही है, पेपर सामने केबल हुआ है, सम केबल्स आर पेपर्स, ठीक है। और सम बॉटल्स आर बबल्स, तो बॉटल तो सारी बबल है, तो जी हाँ ये भी सही है। सम पिन्स आर बॉटल्स, नो इन्फॉर्मेशन गिवन। सम केबल्स आर बल्ब्स, केबल का बल्ब बॉटल से कोई रिलेशन नहीं है, तो चलो ये तो समझ में आया कि सी इसका आंसर है, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि ये तो इजी था, इसे कर लेना, टफ फॉलो के चक्कर में मत पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या गिवन था, इफ P डिनोट्स डिवाइड, है ना, अरे यार जूम हो जा भाई, ठीक है, क्या गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है, इफ P डिनोट्स डिवाइड का ऑप्शन, Q डिनोट्स मल्टीप्लाई, R डिनोट्स प्लस, S डिनोट्स माइनस, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 18, Q क्या डिनोट करता है, मल्टीप्लाई को, ठीक है, इनटू 12, ठीक है। P क्या डिवाइड करता है, डिवाइड को, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय व्हाट, 4, ठीक है। R क्या डिनोट करता है, प्लस को, ठीक है, 4 प्लस 5, S क्या डिनोट करता है, माइनस को, -6, इसकी वैल्यू निकालनी। तो बोर्ड मास स्कोर सबसे पहले डिवाइड होता है, तो क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा 3, फिर मल्टीप्लाई, 18 3 जा 54, 54 प्लस 5 -6, है ना। अब ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन कर दो, 59 -6 इज 53, ए इज द करेक्ट आंसर। 51 का आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा करेक्ट आंसर। कुछ इशू हुआ हो तो आप चेक करना, बाकी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स, क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स वुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज Z W R K। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, क्यों बताता हूं आपको क्यों अच्छा है। W X Y Z, दो का गैप है, W का दो का गैप है, उल्टा चल रही है ये। R S T U V, 4 का गैप है, ठीक है। K के बाद देखो, K के बाद L M N O P Q, 6 का गैप है, फिर R आता है, मतलब पहले 2 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 6 का गैप, मतलब इससे 8 पहले क्या आता है, B आता है। C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x प्लस 5 मीन्स x इज द फादर ऑफ y। मैंने हमेशा सिखाया रीजनिंग पढ़ाता हूं कि इनको ज्यादा पढ़ना नहीं होता, सीधे क्वेश्चन पे जाना होता है। क्या लिखा है, व्हाट डज x प्लस वाई माइनस z डिनोट्स। अब x प्लस वाई को ढूंढो, यानी प्लस का रिलेशन कहां है, ये है, विच मीन्स x इज द फादर ऑफ y, यानी x जो है y का फादर है, यानी ये तो चलो बाप हो गया। अब माइनस ढूंढो, कहां है, x माइनस वाई मीन्स व्हाट, मीन्स x इज द वाइफ ऑफ y, यानी y जो है इसकी वाइफ है, मतलब ये पति पत्नी है और ये बाप है, तो z का रिलेशन x से क्या निकला भाई, ये तो फादर इन लॉ हो गए ना, x इज द फादर इन लॉ ऑफ z, है ना, खत्म कहानी। मैंने कहा था कि इन सब क्वेश्चंस को करते हुए बच्चों ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ने मत जाया करो। वैसे भी 2021 का पेपर सबसे कंपैरेटिवली टफ था, अगर ये आपके पेपर में आता है कट ऑफ 50-55 से ऊपर नहीं जाएगा, तो थोड़ा इसको ध्यान से करना और ज्यादा उसे चक्कर में पढ़ना मत। ये आ गया, A B and C रिप्रेजेंट पीपल हु लाइक एप्पल्स, A B and C रिप्रेजेंट पीपल हु लाइक एप्पल्स, ठीक है।
ए बी और सी क्या है, वो उनको रिप्रेजेंट करता है तो पीपल जो लाइक करता है एप्पल को, ठीक है। ए है 10 क्योंकि ए है एप्पल, बी है बनाना, सी है कैरेट। हमें एप्पल वाले पे ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन में एंड में पूछा है कि कौन सिर्फ एप्पल को लाइक करता है। एप्पल को 10 लोग लाइक करते हैं, ठीक है, जो सिर्फ एप्पल को लाइक करते हैं। अभी तक हमें ये पता है क्या लिखा है, 3 लोग एप्पल बनाना कैरेट को साथ में लाइक करते हैं, 3 तो गए। 2 लोग एप्पल बनाना को याद रखते हैं, 2 और गए। 3 लोग एप्पल कैरेट को पसंद करते हैं तो 3 लोग ये और गए। और बाकी 4 क्या है, बनाना कैरेट को, इससे में लेना देना नहीं। इनने बोला बताओ कौन सिर्फ एप्पल को लाइक करता है। एप्पल वाले टोटल 10 थे और 3 2 3 3 6 2 8 लोग ऐसे हैं जो एप्पल के साथ कुछ और भी पसंद करते हैं, तो 10 में से 8 गए। सिर्फ 2 ही लोग ऐसे बचे जो सिर्फ और सिर्फ एप्पल पसंद करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एप्पल वाले कितने बचे, 2 बचे। समझ में आया? हमने पहले लिखा एप्पल के टोटल कितने हैं प्लस एप्पल के साथ मिक्स कितने वाले हैं, उसको माइनस कर दिया, खत्म कहानी। वेरी गुड इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने कल ही कराया, आपको कहां पे कराया बच्चों, रीजनिंग की सीरीज में कल कराया था। देखो 2 तरीके से पेपर में आया हुआ था। मैंने कहा था ना कि पेपर में आने वाले क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं। न्यूज़पेपर का कौन प्रिंट करता है, प्रेस वाले प्रिंट करते हैं। क्लोथ कौन प्रिंट करता है, मिल वाले प्रिंट करते हैं। टेक्सटाइल मिल वाले, तो आंसर मिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के कोई चांस नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन अब नहीं आता। 2021 के बाद ये कभी रिपीट नहीं होता, इसमें टाइम वेस्ट मत करना। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, आपका कम से कम 10 मिनट खा जाएगा पेपर में। इसको प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का कोई जरूरत नहीं है। बाकी जिस बंदे को इसमें भी हेल्प चाहिए मेरी, उसके लिए मैं सिर्फ आंसर बता देता हूं कि इसके आंसर क्या है 56। बट इसमें टाइम वेस्ट मत करना बच्चों। मैं आपको 2024 के पेपर के लिए तैयार कर रहा हूं। 2021 के बाद कभी भी ये ऐसा क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, इस तरह क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब ये हट गए सिलेबस से, तो इन्हें करने की कोई जरूरत नहीं। 58 का आंसर भी डी है, नन ऑफ दीस, ठीक है। लेकिन आंसर मैं बता, मैं सजेस्ट करूंगा, बच्चे मेरे मेंबर्स हैं हमारे चैनल के, हमारे आप लोग फैमिली मेंबर्स हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह उसमें टाइम वेस्ट मत करो। पेपर में आए तभी ने नहीं करना चाहिए। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, 10 मिनट खाता है, अब पेपर के सिलेबस से हटा दिए गए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसरिगार्डिंग विच इज कंपल्सरी। अच्छा 59 भी उसी का पार्ट है। ये भी क्वेश्चन छोड़ो, ठीक है, हटाओ इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज हिस्ट्री एज कॉमन। देखो ये इनने क्या किया, इनने प्रॉपर यहां से ना 56 से लेके 60 तक पूरे 5 क्वेश्चन उसमें डाल दिए। तो ये क्वेश्चन अब नहीं आते, सिलेबस से आपके बाहर हो चुका है, इसलिए इसको आप लोग नहीं करेंगे। इतने लेंथी क्वेश्चन अब नहीं आते, न 2022 में आए, न 2023 में आए, और इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन भी कोई नहीं आया। प्लस उसके बाद पेपर का पैटर्न थोड़ा बदल गया है। ये बहुत पुराने पैटर्न है बच्चों। देखो पहले क्या होता था, पहले आपका BBA है, फिर BCom और इको ऑनर्स, ये सबका साथ में एक ही एंट्रेंस होता था, है ना। तो उसमें ये क्वेश्चन आता था। अब इको हट चुका है, सिर्फ BBA BCom बचा है। तो अगर मैं पॉलिटिकल साइंस वालों का भी देखूंगा, पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपका सोशियोलॉजी हो गया, उन सब में अगर आप मुझे क्वेश्चन दिखेगा, मैं करना सिखा दूंगा। बट बहुत लेंथी है, मुश्किल नहीं है, लेंथी है, मुश्किल नहीं। केस स्टडी तो है भाई, मुश्किल क्या होता है। Which of the following is या आर not categorized as fixed asset। फिक्स्ड एसेट इनमें से कौन सा नहीं है। फर्नीचर इज अ फिक्स्ड एसेट, जी हाँ। पेटेंट इज अ फिक्स्ड एसेट, जी हाँ। डेटर्स फिक्स्ड एसेट नहीं है, कैश नहीं है, यानी 3 और 4 फिक्स्ड एसेट नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर। यहां से फटाफट करते हैं क्वेश्चन आगे, एकदम स्टैटिक वाली, एकदम स्टैटिक क्वेश्चन आगे, फटाफट निपटाते चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, हम खुद हैं भैया। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैच्यू और इमेज रिप्रेजेंट्स द बुद्धा एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग हिज इलनेस, या फिर कहां रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर है 63 का आपका ए, यानी ड्यूरिंग हिज लास्ट इलनेस। अ रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू, यानी उनका गिरता हुआ एक स्टैचू या फिर रिक्लाइन करता हुआ स्टैचू क्या रिप्रेजेंट करता है कि बुद्धा ड्यूरिंग हिज लास्ट इलनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुरा टाइगर रिजर्व विच हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अब नहीं आएगा। इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन। सतपुरा टाइगर रिजर्व कहां पर है, वैसे अगर स्टैटिक में पूछ लो तो आप बता पाओ, इसलिए मैं बताता हूं कि इसका आंसर है मध्य प्रदेश। सतपुरा टाइगर रिजर्व कहां पर है आपका, मध्य प्रदेश में, ठीक है। WPI का मतलब क्या होता है, WPI किस चीज के लिए स्टैंड करता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट हैज यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, इंडिया में एक स्टेट पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है, दैट इज गोवा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फ्लोटेड इट्स ओन सेंट्रल बैंक बैक्ड डिजिटल करेंसी इन 2021। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, अब नहीं आएगा बिकॉज ये पेपर तब का है। बट स्टिल का आंसर बताता हूं, 27 का ए, चाइना। चाइना ने ऐसा किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, हु इज द चीफ डिजाइनर ऑफ द गेम पबजी, किसने डिजाइन किया। तब ये काइंड ऑफ करंट अफेयर तब बहुत चर्चा में था, बट अभी भी आ सकता है, रिपीट हो सकता है, बिकॉज हाँ बड़ी चीज है। ब्रैंडन ग्रीन ने क्या किया था, पबजी को डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू इकोनॉमी किस चीज से जुड़ी हुई है, ब्लू इकोनॉमी जुड़ी हुई है सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ CSR रिक्वायर्स एवरी क्वालिफाइंग कंपनी टू स्पेंड एटलीस्ट 2%। ये सब बच्चों आने से, जो भी इको या BBA या BMS जो भी करने वाले हैं, पॉलिटिकल में भी आ सकता है।
एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द इमीडिएट प्रोसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स ऑन CSR, ठीक है 2% होना चाहिए, इसका आंसर है 2%, बाकी आप पढ़ लेना डिटेल में, आपको समझ आ जाएगा। बैड बैंक कौन से बैंक होते हैं? ये वो बैंक है जो एक स्पेशल टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट बाइज द डेटर्स ऑफ द बैंक एंड अटेम्प्ट्स टू रिकवर द डेट्स। बच्चों एक बार देखो, मैं नोटिस कर रहा हूं कि अब मैं क्या बोलता हूं कि मैं सिर्फ एक और BBA BCom वालों का कराऊंगा, बिकॉज क्या है ना, इससे पीछे 2021 से पीछे 2020 जो है पैटर्न बहुत बदल गया है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फायदा होगा अब इन्हें करने से। खाली स्टैटिक जीके के लिए हम कर लेंगे, एक और पेपर 2020 वाला कर लेंगे, बट फिर हम ना 2023 का पॉलिटिकल साइंस करेंगे और 2023 का साइकोलॉजी कर लेंगे और एक BA कर लेंगे 2023 का। एकदम लेटेस्ट वाले करने से फायदा है, बिकॉज पैटर्न 2022 के बाद जब से CVT आगे से बदल गया है ना, तो ये बड़े पुराने पैटर्न के क्वेश्चन अभी नहीं आएंगे, ज्यादा चांसेस नहीं है इनके आने के। तो क्यों ना हम उसकी तैयारी करें जो आने वाला है पेपर में, फालतू के पुराने पेपर करके क्या फायदा। 2023 का BBA का पेपर बच्चों मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दिया, जाके देख लो। 2023 का BBA का पेपर यूट्यूब पर सर्च करो, मेरे चैनल के नाम से आ जाएगा, बाकी किसी के भी चांस देख सकते हो, कोई इशू की बात नहीं। सबसे आंसर की जो डाली है, विसल ब्लोइंग इज द एक्ट ऑफ what? It is an act of drawing attention or reporting insider knowledge of illegal activities occurring in an organization. Whistle blowing है, रोड पे सीढ़ी मारने को नहीं कह रहा है, it is a term, but ये पहले के पेपर में आता नहीं है। 73rd क्या है? As per the India Innovation Index 2020 got the first place and dash got the last place among Indian states. 73rd का आंसर आपका है C, कर्नाटका got the first place Indian Innovation Index में और लास्ट आया बिहार। 74 क्या है आपका? जो द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसबॉर्डर रिवर फ्लोइंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया। इनमें से कौन सा ट्रांसबॉर्डर रिवर नहीं है? दैट इज आपका गोदावरी एक ट्रांसबॉर्डर रिवर नहीं है, जो कि इंडिया चाइना नहीं जा रही, अंदर है। तो जो द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। EU का मेंबर कौन नहीं है इनमें से? कौन EU का मेंबर नहीं है? UK नहीं है, यूनाइटेड किंगडम यूरोप में नहीं आता, इसलिए उनका मेंबर नहीं है। विच कंट्री हैज द हाईएस्ट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिन्यूएबल कैपेसिटी किसकी है? चाइना की है। ए इज द आंसर। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ अमोनिया एमिशंस इज, सबसे ज्यादा अमोनिया एमिशन किसके वजह से होता है? एग्रीकल्चर यार, एनिमल हस्बेंड्री और ऑल की वजह से सबसे ज्यादा अमोनिया एमिशंस होते हैं। PM वानी स्कीम इज रिलेटेड टू वाईफाई, पुरानी बात है। ओके, टू ऑनर द अचीवमेंट्स ऑफ द लेजेंडरी मैथमेटिशियन डैश हिज बर्थ एनिवर्सरी 22 दिसंबर सेलिब्रेटेड एज नेशनल मैथमेटिक्स डे, श्रीनिवास रामानुजन। बी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है 22 दिसंबर को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी। Which of the following is not included in the construction of human development index? ये क्वेश्चन अच्छा है, ये रिपीट हो सकता है। कौन सी चीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नहीं आती है? कौन सी चीज इंक्लूडेड नहीं है? दैट इज आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्लूडेड नहीं है, एजुकेशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ग्रॉस नेशनल इनकम है ह्यूमन डेवलपमेंट में। A startup that is privately owned with a valuation exceeding $1 billion, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत रिपीट हो रहा है, तब से लेके आज तक आ ही जा रहा है। इसे यूनिकॉर्न कहते हैं। ए इज द राइट आंसर। 81 का क्या है? ए, यूनिकॉर्न होता है जो कि एक स्टार्टअप है जिसका वैल्यू 1 बिलियन से ऊपर चला गया। As per the Andhra Pradesh Decentralization and Inclusive Development of All Regions Bill 2020, ये करंट अफेयर है तब का, अब नहीं आएगा, बट स्टिल इसका आंसर बताता हूं आपको। इसका आंसर है 82 का C है। विशाखापट्टनम, अमरावती और कुनूल को एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल कैपिटल्स बना दिया गया था स्टेट का, बट ये करंट अफेयर है तो अब नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम P&J? प्रॉक्टर एंड गैम्बलर का कौन सा नहीं है? आ भी सकता है, एरियल है, टाइड है, सर्फ एक्सेल जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। किस कंपनी का क्या है ना वो देखना पड़ता है। तो 83 का आपका आंसर हो जाएगा C, यानी 3 ओनली, सिर्फ ये जो है वो प्रॉक्टर एंड गैम्बलर का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू मेक सैनिटरी प्रोडक्ट्स फ्री? सबसे पहले सैनिटरी प्रोडक्ट्स फ्री किसने किए थे? स्कॉटलैंड ने फ्री कर दिए थे। विच एजेंसी कैलकुलेट टेलीविजन रेटिंग पॉइंट? TRP कौन कैलकुलेट करता है? टैम कैलकुलेट करता है ना। 85 का आंसर रहेगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ कांसेप्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ आइटम्स ऑफ बिजनेस इन अ फ्री मार्केट टू द बेस्ट बिडर फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। देखा मैंने कहा था ना, पुराना टाइप का पेपर है, मैं सोच रहा हूँ अगले पेपर से ही 2023 के डिफरेंट जामिया के पेपर बनाने लगते हैं और जनरल से पेपर बनाने लगता है, ताकि हम लेटेस्ट कनेक्शन सीखें। बिकॉज पहले क्या था, बड़े ही स्पेसिफिक क्वेश्चन आते थे, अब ऐसे नहीं आते हैं, ये पेपर पैटर्न बदल गया बच्चों। इट आंसर से ऑक्शन थ्योरी इज अ कांसेप्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्यों कैसे पता चला? बिडर की बारे बात है, बिडर मतलब ऑक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग? इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं है? ONGC है, NTPC है, बेल है, DHFL नहीं है। D इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? क्रेडिट कौन नहीं करता? क्राइसिल करता है, इकरा करता है, केयर करता है, FTSE नहीं करता। ये क्रेडिट एजेंसी नहीं है, FTSE नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसेक्स व्हिच इज द बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स ऑफ BSE इज बेस्ड ऑन? मैं ना 2023 का जो BBA का पेपर है गाइस वो करा दूंगा, अगला पेपर ना मैं फिर से कराऊंगा, बिकॉज़ मैंने जो YouTube पे डाला है सिर्फ आंसर की डाली है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, है ना। तो मैं एक काम करूंगा, 2023 का जो पेपर है
उसकी मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको डाल दूंगा, ठीक है। मैं अगला जो हम करेंगे वो 2023 का बीबीए का पेपर होगा, बीबीए बीकॉम का, क्योंकि वो एकदम जनरल टेस्ट के सिलेबस से मैच होता है, ताकि सीईटी वालों की भी हेल्प हो जाए और आपकी 2024 वालों की भी हेल्प हो जाए। इनका पेपर आने वाला तो 2023 का ये करते हैं, फिर पॉलिटिकल साइंस का करेंगे, फिर आपका उसका करेंगे, ठीक है। सेंसेक्स के अंदर कितनी कंपनी आती है? 30 कंपनी आती है। बी इज द राइट आंसर। सेंसेक्स के अंदर कितनी कंपनी आती है? 30 कंपनी आती है। एलएलपी स्टैंड्स फॉर व्हाट? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एज फार एज आई रिमेंबर। यस, सी इज द राइट आंसर। Which of the following is not an operating expense? कितने क्वेश्चंस जो है इस बार इसमें इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं, बीबीए से, बीकॉम से जुड़े हुए हैं। अब ऐसा नहीं होता है, अब स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछता है। कौन सा इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है? इंटरेस्ट, इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन इकोनॉमिस्ट, कौन इकोनॉमिस्ट नहीं है इन सब में से? इन सब में से पीटर ड्रकर एक इकोनॉमिस्ट नहीं है। Which is the most appropriate sequence of the management process? मैनेजमेंट प्रोसेस शुरू होती है किससे? प्लानिंग से, फिर ऑर्गेनाइजिंग से, फिर डायरेक्टिंग से, फिर कंट्रोलिंग से। तो 93 का आंसर आपका क्या रहेगा? B2143, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an asset for business? इनमें से कौन सा बिजनेस के लिए एसेट नहीं है? बच्चों इनमें से कौन सा क्या है? बिजनेस के लिए एसेट नहीं है। तो डेटर्स तो एसेट है, पेटेंट्स भी एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस भी एसेट है, प्रॉफिट कोई एसेट नहीं है। एज सच एसेट थोड़ी होती है, तो ये तो आपको जो मिल रहा है गेन है, एसेट नहीं है। आइडेंटिफाई वन विच इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ मेन फंक्शन। बैंक है, ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो सी इज द डिफरेंट, सी इज डिफरेंट। 95 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग ओनर, ये आ सकता है पेपर में, याद रखना कि कौन किसका ओनर है, ठीक है। 96 का जो आपका आंसर है वो आपका है बी, यानी जोमैटो के ओनर है दीपेंद्र गोयल, ठीक है, और ड्रीम 11 के ओनर है हर्ष जैन, पेटीएम के ओनर है वीके शर्मा। ये तीन चीजें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट हो सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरोधा क्या है? इट इज अ स्टॉक ब्रोकिंग फर्म, मेरे पेपर में रिपीट हुआ था, ये आ सकता है। कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, ठीक है। 2021 कर लिया, 22 कर लिया, 23 करा दूंगा, बाकी फिर बाकी सब्जेक्ट्स के कर लेंगे, ताकि सिलेबस खत्म करना है हमें, और वो करना पेपर में आए, टाइम पास थोड़ी करना है। 97 का आंसर क्या है? बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबेंचर्स आर issued by banks only, riskier than equity shares, okay, always issued at a discount, fixed income, लेकिन ये जो है ये गलत बात है ना। 98 का आपका आंसर रहेगा सी, ये एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि देखो ये तो नहीं है, ये नहीं है, 98 का आंसर रहेगा क्या रहेगा? सी रहेगा। दीज आर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। फाइंड द ऑड वन आउट। निफ्टी 50, S&P 500, शांघाई कॉम्पोजिट, ये सब लोग ना इंडिसेस हैं किसके? स्टॉक एक्सचेंज के, पर टेंसेंट एक फर्म है, तो ये ऑड वन आउट है। टेंसेंट इज ऑड वन आउट, ये सब तो स्टॉक एक्सचेंज वाले ही हैं, ये एक फर्म है टेंसेंट। फाइंड द ऑड वन आउट। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है, ये नहीं आता, तो डी इज द ऑड वन आउट। आज का पेपर खत्म हुआ गाइज, थैंक यू सो मच। आज का पेपर खत्म होता है, लेकिन मैं कहूंगा ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, टफ बहुत था, बट अब इतना टफ पेपर नहीं आता है। हाँ, अब जो पेपर आते हैं वो 2023 और 22 के पेपर में बेस्ड रहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, अगला पेपर 2023 का करूंगा बीबीए वाला, फिर पॉलिटिकल साइंस का, फिर हम साइकोलॉजी भी कर लेंगे, ताकि उनका पेपर भी कभी कभी मिक्स होता है हम लोगों से, और हम एक बीए वालों का भी कर लेंगे, ताकि सब कुछ कवर हो जाए, कि जो भी चीज जामिया में आती है सब कुछ इधर उधर से मिक्स करके देते हैं ना, सब कुछ ही कवर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सारे फ्रेंड्स का वीडियो को शेयर करना, और फ्री वाले कंटेंट के लिए भी चैनल को शेयर करना, प्लस जो भी आपके दोस्त जिन्हें पीवाईक्यू चाहिए, मॉक चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए विद टिप्स की कैसे अटेम्प्ट करना, क्या पहले करना, क्या बाद में करना, तो उनको बोलना कि मेंबरशिप जरूर ले लें, ताकि उनका ही भला हो जाए और थोड़ा सा मेरा भी भला हो जाए। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। फ्री वाला चैनल पर शाम को 8 बजे रीजनिंग की वीडियो आएगी, उसे जरूर देख लेना, बहुत क्वेश्चन मेरे रिपीट होते हैं। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय।